नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। देखो दोस्तों, कल से सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है, तो ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी सीईटी के लिए, ग्रेजुएशन वाले के लिए। इसमें आज हम भारत के भूगोल के सारे टॉपिक कवर करेंगे और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। देखो, इस भूगोल में मुख्य रूप से ये 1 2 3 अभयारण्य और इसमें जो इसके प्रमुख खनिज है, ये 4-5 टॉपिक जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांस बनेंगे। तो भारत का भूगोल हम लगभग कंप्लीट कर लेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे, पूरा अपने डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम शुरुआत करते हैं भारत के पर्वतों से, ठीक है। कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जो भारत के पर्वत हैं इनके नाम दे रखे हैं और पर्वत श्रेणियां भी बताई गई है साथ में आपको, ठीक है। तो ये है भारत के पर्वत, भारत के पर्वत। देखो, जो कारकोरम या कैलाश श्रेणी है वो भारत व चीन के मध्य है, ठीक है। सीमा बनाती है एक प्रकार से, आप कह सकते हो। लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगी आपको, और जास्कर श्रेणी भी जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, और जो नंगा पर्वत है ये भी जम्मू कश्मीर, और कामेत पर्वत उत्तरांचल में, नंदा देवी उत्तरांचल में, ठीक है। धौलागिरी पर्वत हिमाचल प्रदेश के अंदर है। गुरु शिखर है राजस्थान में, ठीक है, जो कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो नेपाल में है, 8,848 जिसकी ऊंचाई है, ठीक है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो मानी जाती है K2 गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। खासी या जयंतिया गारो पहाड़ियाँ, ये सब मेघालय में मिलेगी आपको। जो खासी जयंतिया या गारो के बारे में, ये जनजातियाँ भी है, और खासी जयंतिया गारो पहाड़ियाँ आपको पूछे जाए तो असम व मेघालय में मिलेगी। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में मिलेगी। अरावली श्रेणी गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में फैली हुई है, ठीक है। और इसके साथ साथ हरियाणा भी आता है इसके अंदर, ठीक है, हरियाणा में भी है। माउंट आबू राजस्थान में, ये हमने पढ़ी रखा है। विंध्याचल श्रेणी और मध्य और सतपुड़ा दोनों एमपी में है, ठीक है, याद। विंध्याचल और सतपुड़ा एमपी में। महादेव पहाड़ी है जिसकी ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो जब आपसे पूछा जाए धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है, तो एमपी के अंदर है। मैकाल पहाड़ी अमरकंटक भी एमपी में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, इसके बाद जो राजमहल की पहाड़ी है ये झारखंड में है। राजमहल पहाड़ी झारखंड। सतमाड़ा पहाड़ी महाराष्ट्र। अजंता श्रेणी है महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में। नीलगिरी पहाड़ियाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पूछा जाता है, ये भी तमिलनाडु में है। और जो छोटा नागपुर का पठार है ये है झारखंड के अंदर। फिर है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, ये पठार दे रखे हैं बीच में। जो बुंदेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश और यूपी में फैला हुआ है, और जो बघेलखंड का है ये सिर्फ एमपी में है, ठीक है। तो बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार दोनों एमपी में है। छोटा नागपुर झारखंड के अंदर है। तेलंगाना पठार है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। जो मैसूर का पठार है ये कर्नाटक में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोदा बेटा का, केरल तमिलनाडु में पूछा जाता है। दोदा बेटा का पठार कहाँ पे है, केरल तमिलनाडु में। इलायची पहाड़ियाँ पूछी जाती है केरल तमिलनाडु में, ठीक है, मुख्यतः केरल में इलायची की पहाड़ियाँ। डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी अरुणाचल प्रदेश में, और मिक्र, डाफला मिसमी मिक्र तीनों अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये आपके पर्वत और मुख्य पठार होते हैं, पठार अलग से भी करेंगे हम। और लुसाई जो पर्वत है ये K2 गोडविन ऑस्टिन है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। कंचनजंगा है सिक्किम की, ठीक है। अब हम भारत के प्रमुख पठार पढ़ेंगे। भारत के कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, देखो। इसके बाद एक सेकंड। भारत के देखो प्रमुख पठार। पठार क्या होता है कि जैसे पठार ऊपर से फ्लैट होता है, उसे पठार कहते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ा था जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। पहाड़ का शिखर होता है जबकि पठार का कोई शिखर नहीं होता, ठीक है। पठारों का वर्गीकरण अलग अलग से किया गया है, ठीक है। अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार, अंतर पर्वतीय पठार, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और अपने सिर्फ पठारों के बारे में पढ़ना है थोड़ा। ये अलग अलग पठारों के प्रकार दे रखे हैं इसमें। गुंबदकार पठार, महाद्वीपीय पठार, ठीक है। अपने को तो सिर्फ नाम याद रखना है, अपने वो उस पर चलते हैं।
देखो जलवायु के आधार पर भी 2-3 प्रकार के पठार होते हैं, जैसे शुष्क, आर्द्र और हिम। इसके बाद हम मालवा के पठार से बात करते हैं। देखो जो मालवा का पठार है, आपको पता होना चाहिए, जो मालवा का पठार 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान में मालवा का पठार फैला हुआ है। जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है वो मालवा के पठार का ही विस्तारित रूप है, और इसका जो मैक्सिमम निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से हुआ है। आप देख सकते हो दक्षिण पूर्व में ग्रेनाइट पत्थर भी पाए जाते हैं अधिकाधिक मात्रा में राजस्थान के। काली मिट्टी से ढका हुआ है, ठीक है। ये उसकी ऊंचाई दे रखी है, ये मत याद रखना आप तो बस ये याद रखना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान में मालवा का पठार फैला है, ठीक है। और यमुना की सहायक चंबल नदी इसके मध्य भाग को प्रभावित किया है, ठीक है। मालवा का पठार अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मालवा का पठार किसके बीच है? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत के बीच, ठीक है। अरावली व विंध्याचल, इसके बीच में है मालवा का पठार। अब है बुंदेलखंड का पठार, जो कि एमपी में है, उस पर चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो बुंदेलखंड का पठार है वो यूपी और एमपी में है, ठीक है। यूपी व एमपी में फैला हुआ है और नीस व ग्रेनाइट से हुआ है, ये मत याद रखना। बस आपको इतना याद रखना है कल के एग्जाम के लिए कि ये एमपी और यूपी में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। नागपुर जिले से इसका कोई संबंध नहीं है, ये बात ध्यान रखना। छोटा नागपुर का पठार ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसी में आते हैं। तो ये मुख्यतः झारखंड में है, ध्यान रखना। छोटा नागपुर का पठार नागपुर में नहीं है, झारखंड में है, ध्यान रखना। जो छोटा नागपुर का पठार है ये झारखंड के अंदर है, अधिकतर हिस्सा झारखंड में आता है। पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ में भी ये फैला हुआ है, बस अपने को इतना याद रखना है। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट आपके आ जाता है यहाँ पे, ये इसके अंदर ही दे रखे है रांची का जो पठार है, ठीक है। ये मत याद रखना, ये छोटा नागपुर पठार का यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, ये भी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे शिलोंग का पठार, ठीक है। ये देखो जो शिलोंग का पठार है, गोरा, खासी और जयंती पहाड़ियाँ इसके अंदर आती है, ठीक है। गोरा, खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ इसके अंदर आती है। इस पठार में कोयला, लोहे व चूना पत्थर के भंडार है अपने, ठीक है। शिलोंग का पठार। फिर आता है दक्कन का पठार। देखो जो दक्कन का पठार है ये भारत का विशालतम पठार है, ठीक है। जो दक्कन का पठार है ये भारत का विशालतम पठार है और दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। तो अपने को पता होना चाहिए कि 8 राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायंगल शेप में है और सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियाँ इसकी उत्तरी सीमा तथा पूर्व और पश्चिमी घाट स्थित है, ठीक है। इस पठार को 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे जो दक्कन का पठार है इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, पहला जिसमें आ जाता है महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, त्रिकोणीय है, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। इस पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश के भूभाग आते हैं महाराष्ट्र के पठार के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपको और अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अपने को तो बस ऊपर से पढ़ना है। फिर आता है आंध्र प्रदेश का पठार। देखो आंध्र प्रदेश के पठार को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? एक तो तेलंगाना का, एक रायसीमा का पठार, ठीक है। तेलंगाना और रायसीमा का पठार, ठीक है। आर्कियन चट्टानों की दिखता है यहाँ पे लावा निर्मित होने के कारण लावा पठार के नाम से भी तेलंगाना का पठार जाना जाता है। इसके बाद आता है कर्नाटक का पठार, ये उसके ही हैं, दक्कन के प्रकार हैं। देखो कर्नाटक का पठार राज्य के दक्षिण पश्चिमी भारत क्षेत्र है। इस पठार का नाम कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, ठीक है। काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो लोएस्ट वर्ग है यहाँ पे पाए जाते हैं। देखो अब भारत के प्रमुख मैदान पढ़ेंगे हम, ठीक है। भारत में कौन कौन से प्रमुख मैदान पाए जाते हैं, तो ये है भारत के प्रमुख मैदान,
ठीक है। मैदान उस भू आकृति को कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्रों में कम ऊंचाई की हो और जिसकी सतह समतल या ढाल अत्यधिक मंद हो, जिसे कगार का अभाव पाया जाता है। ठीक है। इसका मुख्य रूप से निर्माण निक्षेपण, अपर्दन या सागर के तलखंड के निर्गमन या निमज्जन के कारण हुआ है। ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा, ये डेफिनेशन है। देखो, भारत के मुख्यतः 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है, अपने को पता है। एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतमाला है जो मैदानी प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठारी है, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह में। ठीक है। अब देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो पठार है वो 28% हिस्सा रखता है। ये सब के आपको याद रखने हैं। पहाड़ियाँ 18% है भारत में। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल की, पर्वत है 11, मैदान है 43% सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख मैदानों की। तो देखो, भारत के मैदान में उत्तर भारत का विशाल मैदान जो कि हिमालय की देन है, ये भारत का खाद्यान्न भंडार भी कहा जाता है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया। देखो, नवीनतम भूखंड जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के बाद हिमालय की नदियों द्वारा प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, ये मत याद रखना। सिंधु, यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का प्रमुख भाग है जिसमें सतलज व्यास का मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान व ब्रह्मपुत्र घाटी इसमें शामिल है। तो भारत की जो 60% जनसंख्या इसी मैदान में निवास करती है। कौन से में? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है। तो सबसे बड़ा मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान, आपने को तो इतना पता होना चाहिए। अब राजनीतिक दृष्टि से मैदान का विस्तार कहाँ पे है? अब हम बात करें जो उत्तर भारत के, अपने को बस ये पता होना चाहिए कि उत्तर भारत के मैदान का विस्तार कहाँ पे है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल व असम। ठीक है। और ये मिट्टियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये चट्टानों के बारे में, अरावली की पहाड़ियाँ भी इसी के अंदर ही आ जाती है। ठीक है। ये नहीं पढ़ना अपने को। नदियों का प्रवाह, मार्ग परिवर्तन। देखो, उत्तर भारत के जो मैदान है उसका वर्गीकरण किया गया है। तो उत्तर भारत का मैदान है, एक सेकंड, उसमें देखो कई कई विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया गया जो पूछी जाती है एग्जाम में। इस मैदान में मध्य स्थित ऊंचा भाग सहारनपुर, अम्बुला, लुधियाना तक फैला हुआ है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाबर प्रदेश कौन सा है। ठीक है। भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, ये एग्जाम आ सकती है, एग्जाम में आई हुई है पहले। देखो, यह प्रदेश नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से काट कर लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के जमाव क्षेत्र है भाबर। ठीक है। यह जमाव शंकु या पंख के रूप में होता है। भाबर जो जिसे हम कह रहे हैं, जलोढ़ या पंख भी कहते हैं। गंगा के मैदान के उत्तरी सीमा में उपस्थित वाल्की के गिरिपद के प्रदेश में सिंधु से तीस्ता नदी तक 16 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है। ये नदियों का जल कंकड़ पत्थर के नीचे, इस कारण नदियाँ नजर नहीं आती, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है भाबर। ठीक है। अब आता है तराई प्रदेश। ठीक है। भाबर मतलब कंकड़ वगैरह ज़्यादा होंगे वहाँ पे। तराई क्या होता है? भाबर के दक्षिण में फैला हुआ है, ये बारीक कंकड़ पत्थर या रेत से बनी दलदली भूमि है। ठीक है। इसके बाद आता है कांप प्रदेश। कांप प्रदेश या गंगा की कांप या गंगोद भी कहते हैं। कम रेत वाली चिकनी मिट्टी होती है। इसके अंदर ये वापस 2 भागों में विभाजित हो गया, खादर और बांगर। देखो, पुरानी जलोढ़ के जमाव से बना ऊंचा क्षेत्र बांगर कहलाता है और जो नई जलोढ़ है वो खादर कहलाता है। ये राजस्थान में भी हमने पढ़ा था खादर और बांगर के बारे में। पंजाब में नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को बेट कहा जाता है। ठीक है। और जो बांगर है इसे पंजाब में दाया कहते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, रे या कलर। ये भी हमने पढ़ा था, रे या कलर क्या होता है राजस्थान के, जब हम पढ़ रहे थे। तो बांगर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में भूमि पर एक परत जम जाती है। जो बांगर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई की जाती है, तो ये पूछा जाता है रे व कलर क्या होता है। अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत जम जाती है जिसे यूपी व हरियाणा शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक विस्तार है और इसे रे या कलर कहते हैं। बूढ़ क्या होता है? बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण ऊपर की मुलायमता नष्ट हो जाती है और वहाँ कंकरीली भूमि पाई जाती है। ठीक है। फिर आता है डेल्टाई प्रदेश। नदी के मुहाने पर नदियाँ जहाँ समुद्र से मिलती है उन स्थानों को नदियों का वेग कम होने के कारण अनेक धाराओं में बंट जाती है जिसे डेल्टा क्षेत्र का निर्माण होता है। देखो, अब बैडलैंड विशाल मैदान की दक्षिणी सीमा पर चंबल व सोन नदी के बीच का भाग बुरी तरह से कटा फटा भाग बैडलैंड कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे विशाल मैदान का उपविभाजन। ठीक है। देखो, पंजाब व हरियाणा का मैदान, जो बड़ा मैदान था उसका
राजस्थान मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, गंगा मैदान, असम घाटी मैदान में इसे बांट दिया गया उत्तर के विशाल मैदान को। ठीक है, सतलज यमुना विभाजक मैदान भी कहा जाता है पंजाब व हरियाणा मैदान को। बस इतना याद रखना इसमें, बाकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो पूरी सीमा पर यमुना नदी, दक्षिणी पूरी पर अरावली पर्वतमाला की समाप्ति होती पहाड़ियाँ, पंजाब हरियाणा दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, जब हम पंजाब वाले का पढ़ते हैं, पंजाब हरियाणा का मैदान का, तो अपर बारी दोआब, रावी व्यास का भूभाग, बिस्त दोआब व्यास व सतलज के बीच का भूभाग, ये तीन याद रख लेना। देखो रावी व व्यास का पूछा जाए तो इसे अपर बारी या दोआब कहते हैं, अपर बारी दोआब। ठीक है, बारी दोआब। और बिस्त दोआब किसे कहते हैं, व्यास व सतलज। ठीक है, रावी व व्यास, व्यास व सतलज, बिस्त दोआब घग्गर का मैदान, सतलज नदी का भूभाग। ठीक है, चो किसे कहते हैं, नदी निर्मित खंड जिसे स्थानीय भाषा में चो कहते हैं। पंजाब के होशियार में सर्वाधिक चो पाए जाते हैं, गेहूँ यहाँ पे सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब होते हैं राजस्थान का मैदान। देखो राजस्थान में अरावली के पश्चिमी से भारत पाक सीमा तक मरुस्थल व बांगड़ प्रदेश इस मैदान का हिस्सा है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें अधिकतर पैदा होती है। लूणी इस मैदान की प्रमुख नदी है। फिर आता है गंगा मैदान। गंगा मैदान यूपी बिहार पश्चिमी बंगाल में है। कहाँ पे, यूपी बिहार और पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, हाँ तो जो गंगा का मैदान है वो यूपी बिहार पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। ठीक है, अब इसके बाद आता है यूपी का पूर्वी भाग व बिहार, तो पश्चिमी सीमा के 100 मीटर समोच्च रेखा है। ये मत याद रखना आप। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है निम्न गंगा का मैदान दे रखा है। ठीक है, ये नहीं देंगे हम, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें गंगा की सहायक नदियाँ बताई गई है। ठीक है, ये याद रख लेना। गंगा की सहायक नदियाँ बाईं ओर से जो हिमालय से निकलने वाली मिलती है वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये गंगा की सहायक नदियाँ। और दाईं से जो मिलती है वो चंबल, बेतवा, केन, टीस, सोन, यमुना। गंगा की एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम घाटी कह सकते हैं। ये तीनों ओर पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर में हिमालय, पूर्व में पटकोई व नागा श्रेणियों से व दक्षिण में गारो खासी जातीय पहाड़ियों से तीन ओर से घिरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी साइया के निकट इस मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, और इस मैदान में नदियों द्वारा द्वीपों का निर्माण किया जाता है। ढाल कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी विसर्प बनते हैं, जिसे निम्न भूमियों का निर्माण होता है, जिसे बिल कहते हैं या बील। ठीक है, जल से पुराने प्रवाह मार्ग, आपसे नहीं पूछेगा। आपको तो ये पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र मैदान कहाँ पे है, असम में। तटीय मैदान समुद्र द्वारा किए गए अपरदन व नदियों द्वारा जो निर्माण होते हैं, तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तटीय मैदानों के दो प्रमुख भागों में पश्चिम तट और पूर्व तट में बांटा गया है। ठीक है, देखो पश्चिम तटीय मैदान के बारे में हम पहले देख लेते हैं। पश्चिम तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये ध्यान रखना। जो पश्चिम तटीय मैदान है उनकी नदियाँ डेल्टा निर्माण नहीं करती, ऐसा लिखा हुआ, डेल्टा निर्माण नहीं करती। डेल्टा की जगह ज्वारंदन मुख बनाती है। ठीक है, अरब सागरीय मानसून पश्चिमी तटीय मैदान पर भारी वर्षा करता है। ठीक है, अरब सागर का से आने वाला मानसून है वो पश्चिमी तट पर भारी वर्षा करता है। पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का वेग भी अत्यधिक होता है। पश्चिमी घाट की नदियाँ छोटे व तीव्रगामी होने के कारण इनका उपयोग सिंचाई व जल यातायात में नहीं किया जा सकता तथा इसी कारण यह मैदान विस्तार भी नहीं कर पाती। ठीक है, पश्चिमी घाट में कुछ कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला। कहाँ से, कच्छ की खाड़ी, जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी है वहाँ से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है, देखो 1600 किलोमीटर। नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर सर्वाधिक चौड़ाई है 80 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसमें आगे फिर ये विभाजित कर रखा है पश्चिमी तटीय मैदान को, अगर आप पढ़ना चाहो तो। देखो कच्छ का प्रायद्वीपीय मैदान है, लेकिन इसको देश की मुख्य भूमि से अलग करने वाला रन इतना उथला है कि ग्रीष्म ऋतु में देश की मुख्य भूमि से मिल जाता है। ये नमकीन रेतीला मैदान है जो समुद्र के नीचे रहते हुए वर्षा की कमी करने वाला मैदान, शुष्क व अर्धशुष्क है। ये कच्छ का प्रायद्वीपीय मैदान के बारे में बताया गया। फिर आता है गुजरात का मैदान, जिसमें कच्छ सौराष्ट्र के पूर्व में फैला है। ठीक है, इसका हम डाल दे रखा है, याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो बस वो ऊपर वाला याद रख लेना, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कहाँ से कहाँ तक फैला है, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है कोंकण का मैदान। ठीक है, ये वही है, चल रहा है अभी उसके अंदर।
दमन से गोवा तक है ये कोंकण का मैदान, ठीक है। मुंबई के निकट सर्वाधिक चौड़ाई दे रखी है इसमें, ठीक है। फिर मालाबार तट गोवा से लेकर मंगलोर तक आ जाएगा ये, फिर ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दक्षिणी तटीय मैदान केरल का तटीय मैदान तक जहाँ से फैला है, ठीक है। नारियल, चावल, सुपारी, गरम मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण तटीय मैदान, जो केरल का तटीय मैदान कहलाता है। केरल तट से मोनोजाइट परमाणु खनिज भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखो, नदियों के मुहाने पर बालू जमा होने से सर्पिलाकार झीलों का निर्माण होता है। इन्हें लेगून व स्थानीय भाषा में क्याल कहा जाता है। अपने को तो देखो पश्चिम तटीय मैदान याद रखना है, जो गुजरात के कच्छ से लेकर केरल के तटीय मैदान तक फैला है, बस। अब पूर्वी तटीय मैदान की हम बात करेंगे। देखो, पूर्वी तटीय मैदान है स्वर्णरेखा नदी से कुमारी अंतरीप तक फैला है, ठीक है। पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है ये। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां तीव्रगामी नहीं है, इस कारण डेल्टा का निर्माण करती है। देखो, जब हम पश्चिमी तट की पढ़ रहे थे तो वो नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण कर रही थी, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है पूर्वी तट की, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान में निम्न 3 भाग होते हैं। एक तो होता है उत्कल मैदान, जो उड़ीसा में है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी से विशाखापट्टनम तक सीधा व सपाट। चिल्का झील इसी तट पर है, आपको पता होना चाहिए चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, उड़ीसा में चिल्का झील है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, उत्तरी सरकार तट या आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम से पुलिकट झील तक ये फैला है। विशाखापट्टनम से पुलिकट झील तक। गोदावरी व कृष्णा नदी डेल्टा विशाखापट्टनम व मछलीपट्टनम बंदरगाह इसी तट पर स्थित हैं, ठीक है। फिर आता है तमिलनाडु का, या कोरोमंडल तट भी कहते हैं, ये पूछा जाता है। कोरोमंडल तट, पुलिकट झील भी कहाँ पे है, ये पूछी जाती है, ठीक है। कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर लंबा है। पुलिकट झील के मध्य श्री हरिकोटा द्वीप भी है, ठीक है, जहाँ से जो इसरो है परीक्षण करता है रॉकेट्स मिसाइल के। और तीनों टापू पर लेगून झीलें पाई जाती है। अब भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। अब भारत के प्रवाह तंत्र में प्रमुख नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो दे रखी है। देखो, अगला इसमें हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ, ठीक है। इसमें एक तो हिमालय से निकलने वाली नदी है, एक सिंधु तंत्र की नदी है, ठीक है। सिंधु तंत्र की नदी है, जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट तमुंगयुंगडुंग से निकलती है, ठीक है। ये ग्लेशियर है, इस यहाँ से निकलती है। और ये अपने नीचे सभी नदियों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। देखो, सिंधु की सहायक नदी दे रखी है। देखो, दाईं ओर से मिलने वाली ये नदियों के नाम आप याद मत रखना भले। शोक, काबुल, कुरम, गोमल। ये बाईं ओर से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है। देखो, आपको बस लेकिन इतना पता होना चाहिए कि सतलज, व्यास, रावी, चिनाब ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये झेलम की संयुक्त धारा है एक मिठनकोट के पास, जासकर, सियांग या शिगार, गिलगिट, ठीक है। 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत व सिंधु व उसकी सहायक नदियों से झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है, और जबकि सतलज, रावी के 80% जल का उपयोग भारत कर सकता है, ठीक है। ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी भारत से होकर, पाकिस्तान से होकर अंत तक कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है, कराची में। फिर आती है झेलम नदी, ठीक है। देखो, झेलम नदी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है, ठीक है। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, वेरीनाग झरने से झेलम नदी निकलती है और बहती हुई है वुल्लर झील में मिलती है। इसे अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। अंत में जो झेलम नदी है चिनाब में मिल जाती है। सहायक नदी किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। श्रीनगर में इस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। देखो, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। और श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। अब है चिनाब नदी। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी ऊपर हम पढ़ रहे थे, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब नदी है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है, ठीक है। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहौल में बाड़ा लचा दर्रा के दोनों ओर चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है, ठीक है। फिर इसे चंद्रभागा कहते हैं अंत में। इसके बाद नदी आती है रावी नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के समीप है, ठीक है। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है रावी नदी, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। फिर अति व्यास इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, ठीक है। ये भी हिमाचल से निकलती है, रावी भी, व्यास भी हिमाचल से। सतलज की सहायक नदी है व्यास, और कपूरथला के निकट हरिके नाम स्थान पर सिंधु से मिल जाती है, हरिके, ठीक है। और सतलज नदी यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षताल से निकलती है, ठीक है। सतलज नदी का पता होना चाहिए, राक्षताल से निकलती है तिब्बत में, और भारत में शिवकिला दर्रे के पास प्रवेश करती है ये सतलज नदी, ठीक है। ये प्रमुख नदी हैं भारत की, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है गंगा नदी की बात। देखो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुठ के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं, ठीक है। देखो जो गंगोत्री के हिमनद से भागीरथी नदी निकली, ठीक है, ये देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा अलकनंदा व भागीरथी मिल जाती है, फिर ये गंगा कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, ठीक है। यमुना गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद के बाद, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक तो धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है। वापिस पहले गंगा मिलती है, फिर वापिस अलग हो जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से, ठीक है, भागीरथी गंगा में मिलती है। इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी की। पद्मा नदी बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है, पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के मिलने के बाद आगे बढ़ती है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि बस जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक सुंदरवन वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये डेल्टा हमने पढ़ाई, ठीक है। डेल्टा नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर मलबे का निक्षेप होने लगता है, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ दी गई है ये, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, ये मत याद रखना, अभी इस टाइम याद भी नहीं होगी, ठीक है। अभी यमुना नदी के बारे में पढ़ लेते हैं हम। यह गंगा की सबसे लंबी नदी 13,070 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, याद रखना। फिर है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी यह है नैनीताल के गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। गोमती, ये भी सहायक नदी है गंगा की। घाघरा या सरयू नदी, ठीक है, ये नेपाल के मपसातुंग मानी से निकलती है और बिहार के छपरा के निकट गंगा में, ये भी गंगा की सहायक नदी। गंडक भी गंगा की, इनके सिर्फ नाम याद रखने की गंगा की सहायक नदियाँ गंडक है, घाघरा है, गोमती है, रामगंगा है, कोसी है, ठीक है। ये 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईतान चोटी से निकलती है, ठीक है। कोसी नदी 7 धाराओं से बनती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के वितरक के रूप में उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमसा या दक्षिणी टोंस भी जिसे कहते हैं, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अपने को गंगा की सहायक नदियों के नाम याद करने हैं। गोमती, गंडक, हुगली, तमसा, सोन नदी, ठीक है। इसके बाद यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? देखो चंबल है, देखो चंबल राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और चंबल का तो हमने पढ़ा था अच्छे से, प्रवाह तंत्र क्या है, कहाँ से राजस्थान के बाद यूपी में ये मिल जाती है यमुना में, ठीक है। चंबल मध्य प्रदेश के मऊ इंदौर के समीप जनावा पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी बनास, पार्वती, काली सिंध व छिप्रा, ये मुख्य हैं। इसके अलावा अन्य और भी है, सिंध, ठीक है। यह गुना जिले से बेतानवी, केन नदी, देखो चंबल की बनास जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है और राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी चंबल है, ठीक है। बनास है, छिप्रा नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। अब आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देखो ये पता होना चाहिए, जो आपसे पूछा जाएगा मेन कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखो ब्रह्मपुत्र नदी का अपने को तो बस इतना पता होना चाहिए कि तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से होता है, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यह नमचा बरवा पर्वत के शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के बाद, ठीक है। इसके बाद इसकी 2 सहायक नदी दिबांग और लोहित मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र मानी जाती है। ये ऊपर वाले सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र
पद्मा या गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अपने को ये पता होना चाहिए कि ये मानसरोवर तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंग सी हिमनद से निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं और ये नमचा बरवा पर्वत की शिखर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इतनी 3 बातें याद रखना। सहायक नदी आपसे नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ये देख अब याद रखनी है तो याद रख सकते हो। इसके बाद असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फित होने से देखो माजुली द्वीप असम में है, ये ध्यान रखना आप। माजुली द्वीप का निर्माण हुआ था। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी गंगा है और भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से है। ठीक है, अब ये इसकी सहायक नदियाँ दी गई है। सरिता नदी, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र आ जाता है फिर इसके बाद। ठीक है, भारत में प्रायद्वीप में अनेक नदियाँ प्रवाहित होती है। मैदानी भाग की नदियों में प्रायद्वीप आकार में छोटी होती है। यहाँ नदियाँ अधिकांशतः मौसमी वर्षा पर आधारित होती है, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। ठीक है, इसे 2 भागों में विभक्त होते हैं, एक तो अरब सागर, एक बंगाल में गिरने वाली नदियाँ। देखो ये जब राजस्थान का हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा था अरब सागर और बंगाल में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। कुछ नदियाँ ऐसी है जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले के जाती है। तो देखो अरब सागर में गिरने वाली नदी है भादर नदी, ये गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। सतरंजी नदी, ये भी गुजरात से। साबरमती है उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। साबरमती नदी अरब सागर में अपना जल ले जाती है। ये गुजरात के, क्योंकि राजस्थान से निकलती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में ले जाती है। फिर आती है माही नदी। माही नदी एमपी से निकलती है, राजस्थान में जाती है, फिर वापस गुजरात में चली जाती है। मतलब उल्टा यू आकार की नदी है माही नदी। ठीक है, ये भी खंबात की खाड़ी में, ये आपसे पूछा जा सकता है। साबरमती माही नदी, ठीक है, ये किस में, खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, अरब सागर में, सॉरी। नर्मदा नदी, देखो नर्मदा नदी मेकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है प्रवाह। तो ये 3 राज्यों में इसका प्रवाह मुख्यतः विंध्याचल पर्वतमाला व सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में बहती है ये। ठीक है, विंध्याचल व सतपुड़ा, ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की जब हम बात करेंगे तो वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। सहायक नदियाँ ये दे रखी है, इसकी मत याद रखना। ऐश्वर्या ज्वालामुख क्या होता है, ठीक है, ये बताया गया है। देखो नदी का जलमार्ग मुहाना, जहाँ आने वाले जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है। नदी के तीव्र प्रवाह के कारण मलबों में निक्षेप हो जाता है, उसे ज्वालामुख कहते हैं। फिर आती है तापी नदी। ठीक है, देखो तापी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर ये महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ये 3 ही जिलों में बहती है तापी नदी भी। ठीक है, ये तापी की सहायक नदी दे रखी है। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत कर्नाटक की है मांडवी नदी। ठीक है, जुआरी नदी है गोवा राज्य में। ठीक है, शरावती नदी कर्नाटक की है। इसके बाद आती है गंगावेली नदी और पेरियार। ठीक है, पेरियार बहुत बार पूछा जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, केरल में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, केरल की जीवन रेखा भी पेरियार को कहा जाता है। तो केरल, आपसे ये पूछा जाएगा पेरियार कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए केरल में। ठीक है, गंगावेली नदी कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, भरतपुजा नदी है, अन्नामलाई से निकलती है, इसका नाम, यह भी केरल की सबसे लंबी नदी है। भरतपुजा नदी केरल की नदी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगली कौन सी है। नेक्स्ट आपकी आती है पंबा नदी। कौन सी, पंबा, ये केरल की नदी है ये भी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन सी, हुगली गिरती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हुगली पश्चिमी बंगाल की नदी है, बस आपको इतना याद रखना है और इसके बारे में अभी आपको डिटेल में नहीं जाना। फिर है दामोदर। ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड से, और बंगाल के हुगली में मिल जाती है। फिर है स्वर्णरेखा नदी, ये पूछा जाता है कहाँ पे है, रांची के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल के उड़ीसा के बीच, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, रेखा बना रही है तो स्वर्ण रेखा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच सीमा स्वर्ण रेखा बनाती है। फिर आती वैतरणी नदी, यह उड़ीसा की से निकलती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी, यह भी उड़ीसा से। महानदी का उद्गम मैकाल पर्वत की सेना पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। देखो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है।
गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है और गोदावरी को दक्षिण की गंगा व वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो गोदावरी को क्या कहते हैं, एक तो दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा व वृद्ध गंगा, दो नाम से ये जानी जाती है। गोदावरी देखो कहाँ कहाँ बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक व पुदुचेरी। ठीक है, ये गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वे है दूधना, पूर्ण, पेन गंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, ये हैं। ठीक है, ये मत याद रखना, ये वाली जो 4-5 टॉपिक पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। देखो कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है ये। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश 4 राज्यों से होकर बहती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां दे रखी है नीचे। अब अपने चलते हैं पेन्नार नदी पे। ठीक है, पेन्नार नदी यह कर्नाटक जिले के नंदीगुर्ग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी की बात करेंगे तो ये भी कर्नाटक से निकलती है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसे वर्ष भर सतरूप से जल प्रवाह बना रहता है। कावेरी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी मानसून से जब जल प्राप्त करता है, ये दे रखा है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी, आपको तो ये याद रखना कावेरी कर्नाटक में है बस। फिर है वेगाई नदी। ठीक है, वेगाई नदी तमिलनाडु की है। फिर आ जाती है ताम्रपर्णी नदी, ये भी तमिलनाडु में। वेगाई और ताम्रपर्णी तमिलनाडु में। घग्गर नदी हमने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये निकलती हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से है, कालका के समीप। ठीक है, अनूपगढ़ राजस्थान में लुप्त हो जाती है और घग्गर के वैदिक काल में सरस्वती माना जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी का अवशेष घग्गर को माना जाता है। ठीक है, और फिर लूणी राजस्थान में अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। फिर ये भी, ये लेकिन अरब सागर की है। ठीक है, अब हम बांध, जो प्रमुख बांध है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बताता जाऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये एक तो जगह याद रखनी है कहाँ पे है। ठीक है, नदी भी याद रखनी है। देखो सरदार सरोवर बांध याद रखना है, नर्मदा नदी पर है गुजरात के अंदर। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, प्रताप नगर उत्तराखंड में। उत्तराखंड याद रख लेना बस। ठीक है, वडोदरा ये पूरा मत याद रखना। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। लखवार आप याद मत रखना, है तो उत्तराखंड में, लेकिन इड्डू की आपको याद रखना है। इड्डू की बांध केरल के अंदर है, पेरियार नदी पे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इड्डू की बांध पूछा जाता है एग्जाम में। भाखड़ा नांगल बांध बहुत बार पूछा जाता है, सतलुज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब मत करके आ जाना इसको। जो भाखड़ा बांध है वो सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पकाल बांध है मसूरदी नदी पे जम्मू में। ठीक है, ये मत याद रखना। दरोई बांध है साबरमती नदी में गुजरात में। हीराकुंड बांध आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी पे, महानदी पे, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्पा बांध है कर्नाटक में। करजन बांध है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। देखो इसके बाद आता है इदमल्लेर बांध, जो कि केरल के अंदर है। ठीक है, कोयना बांध है पतन महाराष्ट्र में। और शोलियर बांध है शोलियर नदी पर, पोलची तमिलनाडु में। लखमा बांध है लखमेल नदी पे कर्नाटक में। सलाल बांध है चेनाब नदी पे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सरदार सरोवर गुजरात बांध, ये गुजरात के अंदर है। श्री सेलम बांध, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। श्री सेलम बांध याद रखना है, कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश के अंदर है श्री सेलम। ठीक है, रंजीत सागर रावी नदी पे पठानकोट में। बगलियार बांध चेनाब नदी पे, रामबाण जम्मू कश्मीर में। चेमरोई बांध रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में। चेरुठोणी बांध है केरला में। पोंग बांध 20 नदी पे हिमाचल प्रदेश में। जमरनी बांध गोला नदी पे नैनीताल में। ठीक है, सुनसरी लोअर बांध दे रखा है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आता है रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पे उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध, ये याद रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर है कृष्णा नदी पे। फिर है कक्की बांध। ठीक है, ये केरल में है। नग्गी बांध है बिहार में। जो मैंने आपको इसमें 4-5 बताया वही आप याद रख लेना बस। देखो उत्तराखंड का और भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टिहरी बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध के बारे में जब हम बात करते हैं, देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद बांध की ऊंचाई दे रखी है इसमें। ठीक है, और जो सरदार सरोवर बांध हमने पढ़ा गुजरात का, तो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा बांध है। बड़ा बांध की बात करें गुजरात के बड़ौदा जिले में। ठीक है, दबोई में। अब हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
एक बड़ी पानी का भाग जो भूमि से गिरा हुआ है झील कहलाता है। ये डेफिनेशन है, ये आपसे नहीं पूछेगा। देखो दुनिया के अधिकांश पानी की झीलें अमेरिका में है, फिर अफ्रीका में, फिर एशिया में 20% झीलें ही पाई जाती है। झील कई प्रकार की होती है, देखो झीलों के भी प्रकार होते हैं, ये अपने अभी नहीं पढ़ेंगे। देखो विवर्तनिक झील होती है, जैसे धरातल के बड़े भाग में धंसने या उठने का निर्माण के कारण। लेगून झील कौन सी होती है? लेगून या अनूप झील भी कहते हैं। ये चिल्का सबसे बड़ी लेगून झील है जो उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य रूप से अलग हो जाता है और झीलनुमा आकृति बना लेता है, इसे लेगून झील कहते हैं। और यह सबसे बड़ी तटीय झील है, नौसेना प्रशिक्षण भी यहाँ पे होते हैं। देखो जो पुलिकट झील है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, वेबनाड केरल में, ये भी पूछी गई है, अष्टामुडी केरल में और कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर है हिमानी निर्मित झील, जो हिमनदों द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। और फिर वायु निर्मित डेल्टाई झील आ गई, ठीक है। उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे वायु निर्मित झील में हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ऐसी झीलों का निर्माण होता है, जैसे पलाया, राजस्थान की सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, ये पलाया झीलों का उदाहरण है, ठीक है। ये अपने को नहीं करना, अपने को सीधा झीलों पे चलेंगे, कौन सी झील कहाँ पे है। पवन क्रिया से बनी झीलें दे रखी है, गुलन क्रिया से, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। अब अपने भारत की झीलों को देख लेते हैं मुख्य रूप से, एक सेकंड। देखो आंध्र प्रदेश की झीलें दे रखी है, पहले ये राज्यवार दे रखी हैं, ठीक है, स्टेट वाइज। देखो आंध्र प्रदेश में, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी याद रखनी है, सारी मत याद रखना। देखो आंध्र प्रदेश में आपको ये पता होना चाहिए कि पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, बस। ये अन्य नाम याद मत रखना। बाकी कोलेरू, हैदराबाद, सरूनगर, ओस्मान, हिमायत और हुसैन, ये सारी आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक की जब हम बात करेंगे तो देखो कुक्करहल्ली, उंकल झील, बेलांदुर झील, पयांकरी, कावेरी, भीमेश्वर, ठीक है, ये कर्नाटक की झीलें हैं। देखो केरल की झील में अष्टामुडी याद रखनी है आपको, ठीक है। केरल में वेबनाड झील याद रखनी है, ठीक है। केरल की झीलों में वेबनाड और अष्टामुडी, इसके अलावा पाई जाती है मानचिरा, पारावुर, पुमादा, सास्ताम कोटा, ठीक है, ये अलग केरल की झीलें हैं। इसके बाद हैं वेबनाड झील, आपको याद रखनी है केरल में। चंडीगढ़ की झील आपको सुखना झील है, चंडीगढ़, ठीक है, ये याद रखनी है। फिर जम्मू कश्मीर की झीलें आपको सारी याद रखनी है, जब ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और जम्मू और हिमाचल में कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं लगता कहाँ पे है, ठीक है। देखो डल झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। आचार, कृष्णसर, कोसरनाग, गंगा काड़सर, डल झील, वापिस आ गया ये, पंगोंग, मानसरोवर, वुलर झील, सोमोरिरी, ठीक है। और चिल्का झील तो याद रखनी ही रखनी है, उड़ीसा में है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। उत्तराखंड की झीलों में आपको देखो जितनी भी ताल लगा होगा ना, वो सारी उत्तराखंड में होगी। नैनीताल, भीमताल, सात ताल, डोली ताल, माला ताल, देवरिया ताल, और इसके अलावा एक बस ये रूपकुंड अलग है, ठीक है। बाकी जिसमें ताल लगा होगा वो सारी झीलें उत्तराखंड की होंगी। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। देखो उत्तर प्रदेश की झीलों में आती है कित्थम झील, बेला सागर झील, बेरुआ सागर, ठीक है, बाडी, नाचन ताल, चिल्का, चिक्का झील है, चिल्का नहीं है, ठीक है, बड़ी और नाचन ताल, कित्थम, बेला सागर, बेरुआ, गोमत ताल और कठोर झील। तमिलनाडु की झीलों में चिबारकाकम, काली वैली, पुलिकट याद रखना तमिलनाडु में है, रेड हिल्स झील, सोलवारम, ठीक है, कोडेन कोल झील, ये भी पूछा जाता है, ये भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश की झीलें। मध्य प्रदेश की झीलों में भोजताल, भोपाल और लाखा बंजारा झील, ठीक है, लाखा बंजारा झील है, राजस्थान मत करके आना, ये एमपी में है। इसके बाद आती है महाराष्ट्र की झील, जिसमें मुंबई की विहार, तुलसी, पुलाइवेल व लोनार याद रखना, ये महाराष्ट्र में है। मणिपुर की झीलों में लोकटक झील मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, लोकटक झील पूछा जाएगा, ठीक है। और तैरता एक पार्क भी इस पे बनाया गया था, लोकटक पे। पंजाब की झीलों में पंजाब की झीलों के अंदर का
काजली, हरिकी, रूपड़, गोविंद सागर। राजस्थान की खारी पानी की झीलें हैं सांबर झील जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, डीडवाना नागौर, लूण कंसर बीकानेर। ये तो अपने झीलों की टॉपिक में अलग से मैंने पढ़ा था, राजस्थान की सारी झीलें। मीठे पानी की झीलों में आ जाती है उदयपुर पिछोला झील, सांबर झील, डेबर झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर, अजमेर, राजसमंद, ठीक है, अन्ना सागर झील, पिछोला, स्वरूप, दूध तलाई, बाल समुंद व फोय सागर अजमेर वाली। सिक्किम की झीलें आ जाती है यहाँ पे सोंगमा झील, गुरु दोगमार झील, किचुई पोलारी, सोंगमा झील, ठीक है, सोंगमा याद रख लेना, सिक्किम में है। हरियाणा की में ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की जो झील है और बड़खल झील है। ब्रह्म सरोवर कर्ण झील भी है, करनाल में है कर्ण झील। सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। टिक्कड़ताल है और ब्रह्म सरोवर याद रख लेना, हरियाणा के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की झीलें बहुत हैं, ठीक है, ये रेणुका झील, गंगा सागर झील, दशेर, केरारी, खाजीर, लामा, मचियार, माणा, प्रताप सागर, नक्को, पंडोस, परासर, रेणुका, ठीक है, सूरज, सूर्य चंद्र, माणा प्रताप सागर झील याद रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद आती है अवर्गीकृत झीलें, ठीक है। देखो अब भारत की प्रमुख झीलों का विस्तार पूर्वक अध्ययन ये दिया गया है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने को सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये पेंगोंग त्यो झील दे रखी है जो कि हिमालय की एक झील है। शीतकाल में नमक पानी होने के बावजूद यह झील संपूर्ण जमती है, ठीक है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, याद रखना, और इसके बारे में आपको डिटेल से याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो वो वुल्लर झील है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। डल झील की बात करें तो यह झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी है, ठीक है। और फिर आती है शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग अनंतनाग में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का निर्माण सांपों के राजा शेषनाग ने किया था, इस कारण, ठीक है। भीमताल झील, लोकटक अभी हमने पढ़ा। सांबर झील राजस्थान, पुष्कर झील के बारे में देर कर डिटेल में, ये अपने नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप इस पीडीएफ में से पढ़ सकते हो, इसमें सिर्फ नाम पूछा जाएगा आपसे। फिर गोविंद सागर झील है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए तो गोविंद सागर झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी पर बागड़ा नांगल बांध भी इस पे बना हुआ है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, यह वायु द्वारा निर्मित है। इसके बाद हम चोलामो झील दे रखी है, ठीक है, समुद्र तल से सबसे ऊंची है ये। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, ठीक है, वो सीधी खारे पानी की थी, ये तटीय झील है खारे पानी की, चिल्का उड़ीसा की। लूनर महाराष्ट्र, पुलिकट तमिलनाडु। बाकी तो झीलों के आपको नाम याद रखने हैं बस, ठीक है। वुल्लर। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। ये सुखना लेक चंडीगढ़ के बारे में बताया गया, किसने निर्माण करवाया, ठीक है। कश्मीर की वुल्लर झील झेलम नदी पर बनी गोखरू झील है, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बस ये वुल याद रखना आप। देखो समुद्र की जब बात करते हैं ना, एक तो हिंद महासागर है भारत के, और एक बंगाली खाड़ी, एक अरब सागर है, बस इतना याद रखना। ये धरती के 70.8% भाग पर समुद्र है, जिसमें 14% भाग बसा है हिंद महासागर 14% भाग घेर रखा है जिसने। और बंगाल की खाड़ी जल का वह भाग जो 3 तरफ से तल से घिरा हुआ है उसे गल्फ कहते हैं। और ये आ गया। अब मुख्य अभयारण्य पढ़ेंगे हम, वन्य जीव अभयारण्य। जो पलामू अभयारण्य झारखंड में है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य भी झारखंड में है, हाजिर बाग झारखंड के अंदर है, ठीक है, ये मत याद रखना, प्राणी इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है कैमूर। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, कैमूर है बिहार के अंदर, कैमूर बिहार के अंदर। गिर गुजरात में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिर पूछा जाता है, शेरों के लिए है। नल सरोवर गुजरात में है। जिम कार्बेट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, उत्तराखंड के अंदर है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। बंदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद आता है भद्रा अभयारण्य, सोमेश्वर
भद्रा कर्नाटक, भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा तीनों कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। अब हमने चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है पखाल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। जो पखाल वन्यजीव अभयारण्य है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कावड़ा आंध्र प्रदेश में। मानस बहुत बार पूछा जाता है, असम में है, इंपॉर्टेंट है मानस। काजीरंगा भी पूछा जाता है, ये भी असम में है, ठीक है। मानस और काजीरंगा दोनों असम में है। गान्ना पक्षी राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर राजस्थान के हमने पढ़े थे। रणथंभौर के तो आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है। पेंच एमपी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पेंच कहाँ पे है? एमपी में। तनसा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तनसा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद आता है वेरीवेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। अबोर पंजाब के अंदर है। चीकला उड़ीसा में है, ठीक है। सिमलीपाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है, पूछा जाता है सिमलीपाल अभयारण्य के बारे में। वेदांगताल अभयारण्य तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी तमिलनाडु में और मुदुमलाई भी तमिलनाडु में। वेदांगताल, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई तीनों हैं तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद आता है पेरियार, बहुत बार पूछा जाता है, केरल में है, ठीक है। यहाँ पे झील भी अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में, डम्फा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट बात करेंगे प्राम्बिकुलम, जो कि केरल में है। प्राम्बिकुलम केरल में। कान्हा पूछा जाता है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी भी पूछा जाता है एमपी में। एमपी में सबसे ज़्यादा अभयारण्य है। डाचिंगम यूपी में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दोनों इंपॉर्टेंट है, किश्तवाड़ और डाचीगाम। फिर आता है बांधवगढ़, जो एमपी में है। नागरहोल कर्नाटक में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नागरहोल याद रखना कहाँ पे है? कर्नाटक में। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में है। ये हरियाणा में एक दो ये सारे याद रख लेना। कोई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट रोइला, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। जो रोइला अभयारण्य है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर। सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर। महावीर, भगवान महावीर उद्यान गोवा में, ठीक है। नोकखाईलिम अभयारण्य मेघालय में। और काबिल नामजाऊ मणिपुर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काबिल नामजाऊ। अब देखो भारत में खनिजों के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है हमने, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए। जो क्वेश्चन है भारत के तांबा उत्पादन में प्रथम, तांबा में प्रथम देखो मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे झारखंड है, ठीक है। जब हम तांबे की बात करेंगे तो तांबे में प्रथम एमपी है। बॉक्साइट में का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। कुल उत्पादन का 50% आना सिर्फ उड़ीसा करता है। अब्रक के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान भारत का है, अब्रक में, ठीक है। देश में कुल सोने के उत्पादन में 98% भाग सिर्फ कर्नाटक से मिलता है। जस्ता के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? जावर खान, राजस्थान की, हमने जस्ता की पढ़ी। यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। रांची, हाजिरबाग, सिंह भूमि में यूरेनियम उत्पादन में देश का पहला राज्य झारखंड ही है। यूरेनियम में, यूरेनियम की जब भी बात आएगी तो झारखंड दिमाग में आना चाहिए। मैग्नेजाइट का सबसे अधिक भंडार उत्तराखंड में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भारत, भारत में थोरियम के अधिक भंडार किस राज्य में मिले हैं? राजस्थान में मिले हैं। क्रोमाइट उत्पादन में पहला स्थान उड़ीसा का है। क्रोमाइट की बात करें, टंगस्टन के भंडार डेगाना राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। हीरे की खान पन्ना एमपी में है, ठीक है। और भारत के किस राज्य में कोयले के विशाल भंडार है? झारखंड में, सबको पता है। लोएस के भी झारखंड में है, ठीक है। तो ये आपका जो भारत का भूगोल वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी रह गए। देखो, ग्रेनाइट का सबसे अधिक भंडार तमिलनाडु में है। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल है? चौथा। भारत में का तेल रिफाइनरियों में निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ 2 है। भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? पोटास के लिए। भारत किस उर्वरक की सबसे ज़्यादा खपत होती है? नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा यहाँ पे खपत होती है। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है और लगभग सारे पॉइंट इसमें ले लिए गए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।